जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप लोग। हम्म सरकार संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेके आती है। इस बिल में एक नया टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन मतलब कहानी सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है। उस टैक्स को मैनेज करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए पूरी नई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। अच्छा, मतलब नए नियम नए अधिकारी। एग्जैक्टली, नए अधिकारी नए नियम। अब जैसी बात नया टैक्स की आती है, तो क्या राज्यसभा के पास इस पूरे बिल को रोकने की कोई पावर नहीं बचती? मतलब क्या सरकार इसे बस आसानी से पास करा लेगी, क्योंकि तकनीकी रूप से ये तो पैसे का मामला हो गया। एक सेकंड रुको, यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। ओह, हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सबसे बड़ा ट्रैप है ना, वो भी यहीं बिछा होता है। तुरंत इसका जवाब देना सही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल बिल। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बेहद शानदार सोर्सेज हैं। एक लिसनर ने हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स भेजे हैं, कुछ रीसेंट लीगल रिसर्च पेपर्स हैं और संसद की कार्यप्रणाली से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी हैं। बहुत बढ़िया कलेक्शन है। हाँ, तो इन सभी सोर्सेज को खंगालकर आज हम एक बहुत ही जटिल गुत्थी सुलझाने वाले हैं। एकदम सही। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत साफ है। हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 110 यानी मनी बिल और आर्टिकल 117 यानी फाइनेंशियल बिल, बिल्कुल फाइनेंशियल बिल, इन दोनों के बीच के उस फर्क को गहराई से समझना है जो अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के लिए सिरदर्द बन जाता है। हाँ, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्यों, लीगल प्रोफेशनल्स भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। अरे बहुत ज्यादा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या है, हमें ये समझना है कि संविधान निर्माताओं ने ये नियम आखिर बनाए क्यों हैं। कि आम मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है। मतलब दिमाग में एक फिक्स्ड आइडिया होता है कि पैसे से जुड़ा हर बिल बस मनी बिल ही होता है। हाँ, लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन नोट्स को पढ़ने के बाद मतलब ये साफ हो जाता है कि फाइनेंशियल बिल, जिसका बेसिस आर्टिकल 117 है, उसका दायरा मनी बिल से कहीं ज्यादा बड़ा, मतलब वाइडर होता है। बिल्कुल वाइडर होता है। सिंपल बोलूं तो फाइनेंशियल बिल में वित्तीय मामलों के साथ साथ अन्य सामान्य विधायी प्रावधान मतलब लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी हो सकते हैं। वेट, अगर मैं इसे सही तरीके से समझ पा रही हूँ, तो क्या मनी बिल एक तरह के वीआईपी पास की तरह? हाँ, वीआईपी पास मतलब? मेरा मतलब है एक ऐसा वीआईपी पास जो आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रूम में एंट्री देता है, जहां सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 की बातें हो सकती हैं। हाँ, सही एनालॉजी है। और अगर उस बिल में आपने कोई और क्लॉज जोड़ दिया, मतलब कोई नॉन फाइनेंशियल बात डाल दी, तो वो वीआईपी पास कैंसिल हो जाएगा और वो एक जनरल पास बन जाएगा। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। मनी बिल वाकई में एक वीआईपी पास ही है। अच्छा? हाँ, आर्टिकल 110 बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो साफ कहता है कि बिल में ओनली यानी केवल वही मामले होने चाहिए जो क्लॉज ए से एफ में लिखे हैं, जैसे टैक्स लगाना या सरकार का उधार लेना। एग्जैक्टली। अगर उस बिल में कोई भी गैर वित्तीय बात यानी नॉन फाइनेंशियल मैटर आ गया तो उसका मनी बिल का स्टेटस तुरंत छिन जाता है। ओ, तुरंत? हाँ, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल बिल एक बहुत बड़ा छाता है। इस छाते के नीचे मनी बिल भी आता है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। मतलब अगर हम सोचें कि हर मनी बिल तकनीकी रूप से फाइनेंशियल नेचर का है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है, बिल्कुल सही। तो सवाल ये उठता है कि संविधान निर्माताओं ने ये दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई ही क्यों? वो चाहते तो पैसे से जुड़े हर मामले को एक ही नियम के तहत रख सकते थे। ये एक बहुत ही सॉलिड सवाल है। इसके पीछे की जो वजह है ना, वो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी उसूल है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। राइट, ये तो हम सबने पढ़ा है। हाँ, तो जब बात सिर्फ जनता पर टैक्स लगाने या सरकार के उधार लेने की होती है, तो लोकसभा की पावर सुप्रीम होती है, क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। लॉजिकल है। मनी बिल के मामलों में राज्यसभा की शक्तियों को जानबूझकर कम किया गया है ताकि सरकार के कामकाज के लिए तुरंत पैसा मिल सके, वो अटक ना जाए। पर कोई भी देश सिर्फ टैक्स लगाने से तो नहीं चलता ना? एग्जैक्टली। सरकार को ऐसे हाइब्रिड कानून बनाने पड़ते हैं जिनमें पैसे का भी जिक्र हो और प्रशासनिक नियमों का भी। अच्छा, तो अगर हर हाइब्रिड बिल को मनी बिल मान लिया जाता तो फिर तो राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं बचता, राज्यों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसीलिए फाइनेंशियल बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओह, अब समझी। तो अगर कोई बिल इस वीआईपी रूल को तोड़ देता है,
जैसे कि हमने शो की शुरुआत वाले उदाहरण में देखा था। हाँ, जहाँ टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला। हाँ, जहाँ टैक्स के साथ एक नई अथॉरिटी भी बन रही है। तो संविधान इस रूल ब्रेकर के साथ कैसा बर्ताव करता है? क्या इसे वीआईपी लाउंज से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है? क्योंकि इन नोट्स के मुताबिक ऐसे बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में चले जाते हैं। क्या ये सही है? एकदम सही कहा आपने। आर्टिकल 117 हमें फाइनेंशियल बिल्स की 2 अलग-अलग कैटेगरीज देता है। ओके। पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के तहत आती है। इसे हम हाइब्रिड बिल भी कह सकते हैं। हाइब्रिड बिल, राइट। इस कैटेगरी के बिल में आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ए से एफ तक का कोई एक या एक से ज्यादा मामला होता है, और इसके साथ ही ऐसे जनरल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होते हैं जो आर्टिकल 110 में कवर नहीं होते। मतलब दोनों का मिक्स। बिल्कुल। और चूंकि इसमें अदर प्रोविजंस भी हैं, इसलिए मनी बिल नहीं है। एक सेकंड रुको, अगर ये मनी बिल नहीं है तो संसद में इसके पास होने का तरीका भी अलग होना चाहिए, राइट? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। पर इन रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को पेश करने का तरीका बिल्कुल मनी बिल जैसा ही होता है। हाँ, ये बात सच है। मतलब इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन यानी पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। ये तो मनी बिल वाली बात हो गई ना? बिल्कुल। इंट्रोडक्शन के लेवल पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। की पूर्व सिफारिश भी लग रही है, तो फिर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में असल फर्क बचा ही कहाँ? यही तो बात है। ये तो बस एक मनी बिल ही हुआ जो अलग नाम से संसद में आ रहा है। फिर इसमें राज्यसभा का क्या रोल रह गया? और यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन यानी एंट्री के टाइम पर इसके साथ मनी बिल जैसा बर्ताव होता है, लेकिन एक बार जब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचता है तो क्या होता तो है? मनी बिल वाले सारे रेस्ट्रिक्शंस हवा हो जाते हैं। वेट, सच में? मतलब घर में घुसने के बाद ये एक साधारण बिल बन जाता है? एब्सोल्युटली। एक बार राज्यसभा के पास पहुंचने पर राज्यसभा के पास इस बिल को लेकर विधायी शक्तियां यानी इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी तरह से बराबर होती हैं। ओह वाओ। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रखने के लिए मजबूर नहीं है, जैसा कि मनी बिल के केस में होता है। हाँ, मनी बिल में तो 14 दिन का रूल होता है। यहाँ राज्यसभा इस बिल पर खुलकर बहस कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और अगर चाहे तो इसे पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, और अगर हम इसके पीछे के रीजन को समझें तो ये बहुत लॉजिकल भी लगता है। कैसे? मतलब चूंकि उस बिल में टैक्स के अलावा एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने जैसी आम बातें भी शामिल है ना, जो पूरे देश के प्रशासन को इम्पैक्ट करेंगी। बिल्कुल करेंगी। तो उस हिस्से पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा का बहस करने का पूरा संवैधानिक हक बनता है। सही कहा। और क्योंकि राज्यसभा के पास इसे रिजेक्ट करने या बदलने की पूरी पावर है, तो जाहिर है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक यानी विवाद भी हो सकता है। हाँ, अगर दोनों राजी ना हो तो अगर ऐसा विवाद होता है तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। मनी बिल में तो जॉइंट सिटिंग का कोई स्कोप ही नहीं होता, राइट? बिल्कुल नहीं होता। और तो और जब ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो आर्टिकल 111 के तहत इसे पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए संसद को वापस भी लौटा सकते हैं। मनी बिल को वो वापस नहीं लौटा सकते, ये एक बड़ा फर्क है। एब्सोल्युटली। तो ये बात तो हो गई उन बिल्स की जिनमें कोई टैक्स या मनी मैटर किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन ये सोर्सेज एक और बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा? अब सवाल उठता है कि क्या होगा अगर किसी बिल में आर्टिकल 110 का कोई भी मामला ना हो, मतलब दूर दूर तक कोई टैक्स, कोई सरकारी उधारी का जिक्र ना हो, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए देश की तिजोरी से हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाले हो। मान लीजिए एक बड़ा नेशनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, टैक्स कोई नहीं है, लेकिन सरकार को स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। उस बिल का क्या होगा? इस सवाल के साथ ही एंट्री होती है हमारे दूसरे टाइप की, यानी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के तहत आता है। ओके, आर्टिकल 117(3). इसे हम एक्सपेंडिचर बिल भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बिल में आर्टिकल 110 का कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन अगर ये कानून बन गया और लागू हो गया तो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा रुककर बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सरकारी खाता तो है नहीं। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो क्या हम इसे देश का प्राइमरी बैंक अकाउंट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसे देश का सबसे बड़ा और मुख्य खजाना कहा जा सकता है। आर्टिकल 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जहां सरकार का सारा रेवेन्यू जाता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। चाहे टैक्स हो या सरकार द्वारा लिए गए लोन हो, सब कुछ इसी फंड में जमा होता है। और संविधान का बहुत कड़ा नियम है कि बिना संसद के कानून के इस फंड से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। तो जब कोई नया बिल इस फंड से पैसा निकालने की बात करता है तो वो कोई मामूली बात नहीं होती। एक सेकंड रुको आप लोग, अगर आपने भी कभी ये गलती की है अपने एग्जाम्स में या समझने में तो अभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां लीगल प्रोफेशनल्स और एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग सबसे बड़े ट्रैप में फंसते हैं। बहुत बुरी तरह फंसते हैं। अगर इस मुख्य खजाने से पैसा निकलना है तो कोई भी यही सोचेगा ना कि इस बिल को पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होगी। नॉर्मली इंसान यही सोचेगा। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी पेश करने के लिए राष्ट्रपति की कोई पूर्व सिफारिश नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। बिना एग्जीक्यूटिव की परमिशन के रख सकता है। ये बहुत ही गहरा संवैधानिक दर्शन है। जरा इमेजिन करो, संविधान निर्माता संसद के अंदर बोलने की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और लेजिस्लेटिव डिबेट को रोकना नहीं चाहते थे। अच्छा, वो चाहते थे कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, देश के विकास के लिए कोई भी नया आइडिया प्रपोज कर सके। हाँ, मेक सेंस। अगर हर नया आइडिया जिसमें खर्च शामिल है उसे पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की यानी एक तरह से सरकार की परमिशन लेनी पड़ती तो विपक्ष का कोई भी सांसद कभी कोई बड़ा बिल पेश ही नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, सरकार उसे टेबल पर आने से पहले ही रोक देती। ओह, ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। यहाँ पूरा लॉजिक एकदम से क्लियर हो जाता है। मतलब आप आइडिया प्रपोज कर सकते हो, आप बिल को संसद के किसी भी सदन में टेबल पर रख सकते हो, उस पर खुलकर बहस कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन जब बात एक्चुअल में पैसे खर्च करने की आएगी, जब उस बिल को फाइनल पास करने की बारी आएगी, तब एक कड़ा चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। लॉ एकदम क्लियर है इस पर। आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के तहत आने वाले बिल को किसी भी सदन में बिना किसी रिकमेंडेशन के पेश किया जा सकता है। राइट, इंट्रोडक्शन फ्री है। लेकिन सदन इस बिल पर तब तक फाइनल वोटिंग नहीं कर सकता, इसे पास नहीं कर सकता, जब तक कि राष्ट्रपति इसके कंसिडरेशन की सिफारिश न कर दें। ओह, मतलब कंसिडरेशन की सिफारिश। हाँ, आप बहस कर लीजिए, लेकिन जब तक देश का एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट हरी झंडी ना दे, तब तक पार्लियामेंट उस बिल को पास करके खजाने से पैसा निकालने का लीगल ऑर्डर नहीं दे सकती। वाओ, ये एग्जीक्यूटिव चेक और लेजिस्लेटिव फ्रीडम का कितना खूबसूरत बैलेंस है ना? और क्योंकि इसे किसी भी हाउस में बिना रोक टोक लाया जा सकता है, तो जाहिर है इसके लिए भी राज्यसभा की पावर्स लोकसभा के बिल्कुल बराबर ही होंगी। एकदम बराबर। तो अगर दोनों सदनों में कोई विवाद होता है तो क्या यहाँ भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? बिल्कुल बुलाई जा सकती है। 117(3) वाले बिल में दोनों सदनों के पास एकदम बराबर शक्तियां हैं। डेडलॉक होने पर जॉइंट सिटिंग पूरी तरह से संभव है। और प्रेसिडेंट इसे रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लौटा सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो भी गहराई से समझा है उसका एक क्विक क्लैश करवाते हैं। ठीक है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच की तुलना को समेटते हैं। हाँ, अगर हम इस पूरे खाके को देखें ना, तो मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110 है। ओके। ये लोकसभा की मोनोपोली है। इसमें 14 दिन का कठोर नियम होता है कि राज्यसभा को 14 दिन में बिल वापस करना ही है। राइट। जबकि फाइनेंशियल बिल, चाहे वो कैटेगरी 1 हो या 2, उसमें राज्यसभा के पास पावर होती है और ऐसा कोई 14 दिन का रूल नहीं होता। और एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फर्क स्पीकर के सर्टिफिकेशन का भी तो है। हाँ, वो भी है। मनी बिल को लोकसभा स्पीकर का ठप्पा चाहिए होता है। स्पीकर का सर्टिफिकेट ये तय कर देता है कि इस पर राज्यसभा ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल बिल को ऐसी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। सही कहा। और अगर हम फाइनेंशियल बिल और साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल की तुलना करें, तो राज्यसभा की पावर्स और जॉइंट सिटिंग के मामले में दोनों लगभग एक जैसे ही बर्ताव करते हैं। अच्छा। बस फर्क इंट्रोडक्शन के तरीके और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के समय का होता है। राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इस चर्चा में एक सवाल अक्सर उभर कर आता है। कौन सा? आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी संविधान में कोई ऐसी पेचीदगी होती है तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई लैंडमार्क रूलिंग पूरा गेम पलट देती है। हाँ, कोर्ट इंटरवीन करता ही है। तो क्या आर्टिकल 117 को लेके कोर्ट ने कोई अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली है?
क्या केशवानंद भारती या मनी बिल से जुड़े आधार जजमेंट जैसा कोई बड़ा केस लॉ है जो इस फाइनेंशियल बिल कैटेगरी को रीडिफाइन करता हो? देखिए, यहाँ लीगल एक्यूरेसी बहुत सख्त होनी चाहिए। अच्छा। अगर हम ऑथेंटिक लीगल सोर्सेज को देखें तो आर्टिकल 117 की विशेष रूप से व्याख्या करने वाला, जैसे आधार केस जैसा, कोई भी सीधा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आधार एक्ट को मनी बिल के रूप में पास किया गया था, तो वहां सारा विवाद आर्टिकल 110 को लेकर था ना? बिल्कुल। कि क्या सरकार ने राज्यसभा को बाईपास करने के लिए आधार को मनी बिल का रूप दिया, पर चूंकि फाइनेंशियल बिल में तो राज्यसभा को बाईपास किया ही नहीं जा सकता, तो विवाद यहाँ पैदा ही नहीं होता। राइट। यही वजह है कि आधार जजमेंट की रीजनिंग को सीधे उठाकर फाइनेंशियल बिल में नहीं चिपकाया जा सकता। अक्सर लोग किसी लीगल डिबेट या आंसर राइटिंग में, मतलब भारी भरकम केस लॉज डालने के चक्कर में, मनी बिल वाले केसेस को फाइनेंशियल बिल में लिख देते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक गलती है। स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। पूरा फोकस आर्टिकल 110 और 117 के बीच के कंसेप्चुअल अंतर और दोनों सदनों के बीच पावर बैलेंस पे होना चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम में फिक्शन राइटिंग या मनगढ़ंत केस लॉ से बचना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना हमेशा जरूरी है। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स इन सारे आर्टिकल्स, क्लॉज, रिकमेंडेशंस की टाइमिंग, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब को अपने दिमाग में कैसे सॉर्ट करके रखें? हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। इन जटिल नियमों को याद रखने के लिए क्या कोई मेंटल मॉडल या मेमोरी लॉक है जो हमेशा काम आए? इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड लीगल मेंटल मॉडल है। बस एक ट्रिक याद रखनी है। क्या? 117 इक्वल्स टू 2 कैटेगरीज। जब भी दिमाग में आर्टिकल 117 आए, उसे तुरंत 2 हिस्सों में बांट लें। ठीक है, 117 इक्वल्स टू 2 कैटेगरीज। अब पहली कैटेगरी यानी 117 क्लॉज 1 के लिए 3 अक्षरों का कोड याद रखें, LPJ। LPJ। हाँ, L का मतलब है लोकसभा ओनली, यानी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। P का मतलब है प्रायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, यानी इंट्रोडक्शन से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। ओके। और J का मतलब है जॉइंट सिटिंग पॉसिबल, विवाद होने पर जॉइंट सिटिंग संभव है। तो LPJ, लोकसभा ओनली, प्रायर रिकमेंडेशन, जॉइंट सिटिंग, बहुत क्लियर है ये तो। और दूसरी कैटेगरी के लिए? दूसरी कैटेगरी यानी 117 क्लॉज 3 के लिए याद रखें ERJ। ERJ? हाँ, E का मतलब है आइदर हाउस, यानी किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस हो सकता है। R का मतलब है रिकमेंडेशन बिफोर पासिंग, पास होने से पहले सिफारिश चाहिए, ना कि इंट्रोड्यूस होने से पहले। ओह, ये बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। बहुत क्रूशियल है। और J का मतलब है जॉइंट सिटिंग पॉसिबल, इसमें भी जॉइंट सिटिंग पूरी तरह संभव है। कमाल का मेंटल मॉडल है LPJ और ERJ। अगर ये 2 कीवर्ड्स लीगल प्रैक्टिस या ड्राफ्टिंग के दौरान याद रह गए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से जुड़ी कोई गलती नहीं होगी, मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं होगी। अगर स्कोप, इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन और राज्यसभा की पावर्स को इस टैब्लो फॉर्म में दिमाग में रखा जाए तो कॉन्सेप्ट कभी धुंधला नहीं पड़ेगा। सही कहा। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये वो फ्रेमवर्क है जिस पर हमारी पूरी संसदीय कार्यप्रणाली टिकी हुई है। तो चलिए, आज की इस डीप डाइव की शुरुआत में हमने जो सवाल खड़ा किया था उसे फाइनली रिजॉल्व करते हैं। हाँ, वो टैक्स और अथॉरिटी वाला। राइट, वो बिल जिसमें एक नया टैक्स भी है और एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। क्या सरकार उसे सिर्फ पैसे का मामला बताकर आसानी से पास करा लेगी? अब तो जवाब बहुत साफ हो चुका है, वो बिल मनी बिल नहीं है। वो एक हाइब्रिड बिल है, यानी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के दायरे में आता है। राइट। इसलिए सरकार राज्यसभा को बाईपास नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास उस बिल को रोकने की, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले हिस्से पर सरकार से सवाल जवाब करने की और उसमें बदलाव करने की पूरी पावर है। और अगर दोनों सदनों में बात बिगड़ती है तो उस पर जॉइंट सिटिंग की बुलाई जा सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे संविधान में एक छोटा सा अदर प्रोविजन या गैर वित्तीय क्लॉज किसी बिल का पूरा संवैधानिक रास्ता ही बदल देता है। बिल्कुल। और कैसे ये नियम लोकसभा और राज्यसभा के बीच पावर के एक नाजुक बैलेंस को बनाए रखते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, अगर भविष्य में कोई सरकार हर एक साधारण बिल में जानबूझकर कोई ना कोई छोटा सा वित्तीय खर्च यानी एक्सपेंडिचर जोड़ दे, तो क्या वो साधारण बिल हमेशा के लिए 117 क्लॉज 3 का रूप ले लेगा? ओह, ये तो बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है। वही तो। क्या इस तरह से ऑर्डिनरी बिल्स को फाइनेंशियल बिल्स में बदलकर कोई लेजिस्लेटिव फायदा उठाया जा सकता है?
और क्या लोकसभा स्पीकर इस तरह की प्रैक्टिस को रोक सकते हैं? मुझे लगता है इस कानूनी बारीकी और इसके भविष्य के प्रभावों पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कानून का दायरा कहाँ खत्म होता है और राजनीति कहाँ से शुरू होती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली सीरीज किस लीगल सब्जेक्ट पर चाहते हैं? अभी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं और पोल में वोट करके हमें बताएं। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग।